नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, नसीब में लिखा भुगतना ही होगा। हीना जितना सुंदर यह नाम है, उतनी ही सुंदर मुस्कुराहट एवं घुंघराले बालों वाली थी। वह नैनों में काजल लगाए और रेशमी दुपट्टा अपने कंधे पर डाले अपने मंगेतर की राह देख रही थी। उसका रोज का नियम था, शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वैभव से मिलती। अभी कुछ ही दिनों पूर्व वैभव और हिना की सगाई हुई थी। चहु और खुशियों का माहौल था और वह खुशी के भाव हिना के हंसमुख चेहरे पर नजर आ रहे थे। जब भी हंसे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसके कोमल से होठों से फूल झड़ रहे हों। हिना जितनी बातूनी थी, उतनी ही बातें उसके चंचल स्वभाव की होती थी। ससुराल वालों ने भी उसे एक झलक देखते ही स्वीकार कर लिया था। हिना को अपनी बातों से सबका हृदय जीतने में जरा भी समय नहीं लगा था। बस स्टैंड पर खड़े करीब आधा घंटा हो गया था, किंतु डॉक्टर साहब यानी कि वैभव अभी तक अपने क्लिनिक से वापस नहीं आए। वैभव भी उसी शहर में अपना एक बड़ा सा क्लिनिक चलाता था और शहर का एक नामी हड्डी विशेषज्ञ था। एक आदर्श स्वभाव वाला वह सज्जन पुरुष, जो हर एक मरीज चाहे गरीब हो या अमीर, सभी का भली प्रकार से इलाज करता। यही कारण था कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 26 वर्ष की उम्र में ही इतनी जान पहचान बनाना, हर एक व्यक्ति से इज्जत से पेश आना, उसकी ये आदत बहुत अच्छी थी। वैभव ने कभी भी किसी को अपने क्लिनिक से उदास नहीं जाने दिया और वैभव उनकी सेवा में तत्पर रहता। एक रोज की बात है, वैभव अपने क्लिनिक में बैठा मरीजों को देख रहा था और तभी एक व्यक्ति क्लिनिक पर आ पहुंचा। वह अपनी गोद में एक बच्ची को उठाए हुए था, जिसकी उम्र शायद 8 से 10 वर्ष रही होगी। उसका हाथ की कोहनी और पोंचे के बीच की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस हाथ को पकड़े उसका पिता अपनी आंखों में आंसू लिए बेबस होकर खड़ा था। उसके पास पैसे न होने के कारण रिसेप्शनिस्ट ने उसे क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। वह इस माजरे को अपनी खिड़की में लगे झिलमिलेदार पर्दों से देख रहा था। इतना सब देखने के पश्चात वह खुद को रोक ना सका। मरीज को बीच में ही छोड़कर अपने केबिन से बाहर दौड़ा। उसने आवाज देकर उस व्यक्ति को अपने पास बुला लिया। जब उसने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई तो वैभव ने रिसेप्शनिस्ट को खूब फटकारा और चेतावनी दी कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो फौरन उसका इलाज कराओ। फिर वैभव ने उस लड़की का इलाज किया। ऐसी उदार प्रवृत्ति का था वैभव और इसी अच्छाई के कारण हिना अपना हृदय हार चुकी थी। अब जब हिना से इंतजार करते नहीं बना तो झट से वैभव को फोन लगा दिया। वह झल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे आज 7 बजे आने के लिए कहा था और तुम अभी तक नहीं आए। मैडम जी, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर और रुको ना। थोड़ी कितनी देर? अच्छा ठीक है, 15 मिनट और रुको। करीब 20 मिनट के बाद जब वैभव ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लाकर खड़ा किया तो हिना गुस्से से लाल पीली होने लगी और ताना मारते हुए बोली, डॉक्टर साहब, क्या आप जानते हैं अभी भी आप 5 मिनट लेट आए हैं। हम आगे से ध्यान रखूंगा जी, अपने कान पकड़ते हुए बोला। हम कोई ना, वैसे मैं जानती हूँ कोई मरीज आ गया होगा। खैर कोई ना। वैभव ने अपने बराबर वाली सीट पर हिना को बिठाया और बहुत सारी बातें करते हुए जाने लगे। वैभव ने एक कॉफी शॉप के पास अपनी गाड़ी को लगाया, जहां वो रोजाना आते। पता नहीं इस जगह पर दोनों को एक अलग ही आनंद आता और दिन भर की थकान कॉफी की चुस्कियां लेने के बाद पल में मिट जाती। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घरों की ओर चल दिए। घरों में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। सभी के हृदय में उमंगों की बौछार हो रही थी। कपड़े, दुल्हन के लहंगे से लेकर गहने आदि खरीदने का बहुत सारा काम बाकी था। वैभव के पिता कभी हिना को फोन कर अपने पास बुलाते या कभी खुद आकर हिना के पापा के पास आकर जरूरी बातों को लेकर सलाह मशवरा करते। इधर हिना के घर पर भी रंगाई पुताई का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ था और शादी में केवल 10 दिन ही बाकी रह गए थे। हिना के पिता कभी इधर फिरते तो कभी उधर। रंगाई पुताई को अधूरा देखकर कारीगरों से बोल उठे, अरे भाई, और कितने दिन लगाओगे? बस बाबूजी, कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
मैंने कहा था समधी जी से कि थोड़ा वक्त और आगे कर लो, पर वो नहीं माने। अब देखो कितनी परेशानी हो रही है। 1 महीने में सभी तैयारियां कहाँ होती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उन्होंने हीना के आगे अपनी चिंता प्रकट की। अरे पापा, आप भी ना, सब हो जाएगा, तनिक धीरज रखिए, हीना ने हंसते हुए कहा। और फिर हीना के चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के बाद उनकी सारी परेशानी झट से गायब हो गई। धीरे धीरे 8 दिन और गुजर गए। अब रिश्तेदारों का घर में आना शुरू हो गया। शाम के वक्त पूरे घर में बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। महिलाओं में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई थी, जिन्होंने तरह तरह के गीत गाकर पूरे घर को आसमान पर उठा रखा था। एक अपने हाथों में ढोलक लिए उसको बजा रही थी और बाकी महिलाएं ताली बजाने में लगी थी। कुछ ही पलों के बाद हीना के पिता के फोन पर घंटी बजी तो वे बाहर की ओर आए। फोन वैभव के पिता का था। वे थोड़ी देर तो खामोश रहे, आखिरकार बोले, पर आज उनकी बोली में वो भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द उन्हें बहुत जोरों से तड़पने को मजबूर कर रहा है। और फिर मौन हो गए। बोलने का प्रयास किया, किंतु उनके मुंह से कोई शब्द न निकला। इधर हीना के पिता बोले जा रहे थे, परंतु वैभव के पिता अभी भी खामोश थे। समधी जी, समधी जी, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अब क्या बोलूं, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अब किस मुंह से आपको यह समाचार सुनाऊं? और वह रोने लगे। अरे बात तो बताइए ना। अब देर न करते हुए वैभव के पिता ने अपने बिलखते हुए हृदय को संभाला और पूरा समाचार एक ही सांस में सुना दिया। अपनी बात कहकर वह जोर से रो दिए। ऐसी भयभीत कर देने वाली खबर को सुनकर हीना के पिता की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। चेहरा उतर गया, दिल बैठ गया, आंखें नम हो गई और असहाय होकर जहां खड़े थे वहीं पर बैठ गए। ये देखकर हीना की माँ एवं हीना दोनों ही उनकी तरफ दौड़ी और पिता को एकदम शांत देखकर घबरा गई। पानी का गिलास बढ़ाते हुए हीना ने पूछा, पापा सब ठीक है ना? बेटा तू अंदर जा, पिता ने सावधान होकर कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या बात है, पहले बताओ, मैं कह रहा हूँ, अंदर जा। घर में गूंजती संगीत की ध्वनि अब बिल्कुल शांत हो गई थी। कुछ महिलाएं अपने घर चली गईं और कुछ महिलाएं धीमे स्वर में कानाफूसी करने लगी। अजीब बड़ा बुरा हुआ, एक महिला बोली। हम बहुत बुरा हुआ जीजी, दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो नसीब में लिखा है वो तो भुगतना ही होगा। इतनी सारी सजावट, इतना इंतजाम, चारों ओर खुशी का माहौल था और अब एक पल में ही सब। किंतु हीना के अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह बार बार कहने लगी, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? पापा की स्थिति सामान्य हो गई थी। वो हीना के पास आए और उसे अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। पिता को रोता हुआ देखकर वो भी रो दी। आंखों में आंसू लिए बोली, कोई तो बता दो मुझे, क्या हुआ है यहाँ? सब मालूम होते हुए भी माँ कुछ भी कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। हीना के बार बार पूछने पर हीना के पिता से रहा न गया। उन्होंने सोचा, आखिर बताना तो है ही, कब तक छुपाऊंगा मेरी लाडो, और सारा हाल बयां कर दिया। सुनकर हीना की आंखों से आंसू झरने लगे। जो अभी हंसती फिरती थी, गुमसुम सी होकर अपने घर के आंगन में ही बैठी रह गई। इंतजार खत्म हो गया, यादें भी सिमट गई। खुशहाल जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आंखों से गिरते हुए आंसू उसके दिल का दर्द कह रहे थे। नन्ही चिड़िया की भांति उछल कूद करने वाली हीना खामोश होकर बीते दिनों को याद कर रही थी, किंतु अभी तक उसके मुंह से जरा भी चीख नहीं निकली। वह अपने दर्द को भीतर ही सहती रही, फिर असहाय सी जमीन पर गिर गई। आंखें बंद हो गई, होठ खामोश, हाथों की मुट्ठी बंध गई, बस सांसें बरकरार चल रही थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। फिर चाचा चाची को उसके पास छोड़कर हीना के माता पिता वैभव के घर चले गए। वहां का माहौल अत्यंत दुखद था।
महिलाओं के चीखने की आवाजें जोर से आने लगी। किसी को दौरा पड़ता देखकर वो खुद को संभाल न सके और आंसुओं को थामे वैभव के पिता को ढांढस बंधाने लगे। क्लिनिक का पूरा स्टाफ आया हुआ था और पड़ोस के सारे लोग भी। आखिर वैभव सभी का प्यारा जो था, और वही वैभव आज इस दुर्घटना में इस दुनिया को सदैव के लिए अलविदा कह गया। धीमी आवाज में बोलने वाला, अपनी एक मुस्कान से सभी के हृदय पर राज करने वाला वैभव बस यादों में रह गया। 15 दिन गुजर गए। हिना अपने हाथ में पहनी अंगूठी को निहारने लगी थी। अब उसकी सुंदरता का कोई मोल न रहा था। नम आंखों से अपने मंगेतर को याद करती, जो अब कभी उसके पास नहीं आ सकता। कॉफी शॉप पर देर शाम तक बिताए उस वक्त को याद करती तो फूट फूट कर रोने लगती और फिर से अंगूठी से बात करने लगती। यह हाल जब उसके माता पिता से देखा नहीं गया तो वो एक दिन उसके पापा बोले, हिना बेटा, वो अंगूठी चाहिए। लेकिन क्यों पापा? हिना की आंखों में आंसू भर आए। वापस भेजने के लिए? अब इससे तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। किंतु पापा, मैं अभी भी वैभव से प्यार करती हूँ। मर गया है वो, समझती क्यों नहीं है तू? आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हिना को गुस्सा आने लगा था। हिना बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। क्या सोचूं ठंडे दिमाग से? मेरा सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैंने कितने सपने संजोए थे उसके साथ, अब कुछ भी न रहा। बेटा, मैं समझता हूँ। कुछ भी नहीं समझते आप। मेरे पास ये अंगूठी ही तो है जो उसकी यादों को ताजा करती है, और आप इसे वापस भेज रहे हैं। अगर वापस ही भेजनी है तो कोई और अंगूठी भेज दो। नहीं बेटा, ये ही वापस जाएगी, और भला अब वो इंसान ही नहीं रहा तो क्यों इस अंगूठी को रखें? और हमसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता। लाओ वापस दो। नहीं पापा। हिना वापस दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। काफी जिद करने के बाद भी जब हिना ने अंगूठी वापस नहीं की तो पिता ने उसके हाथ से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकाल लिया। वो रोती रही। माँ पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछने लगी। बिखरे बालों को लेकर हिना बिलखती घर की देहली पर बैठी अंगूठी के निशान को देखती रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।